जो कि इस सब में सिरसा रतिया उस इलाके के संगठन के साथ ही आएंगे, लेकिन वो बहुत बिजी हैं। भाई प्रहलाद भारूखेड़ा जो हरियाणा किसान मंच की तरफ से हैं, और भाई मनदीप नथवान जो कि जमहूरी किसान संगठन की तरफ से हैं। जी जी सर, जरूर। मनदीप नथवान जी है। हाँ सर, शुरू करें। नमस्कार साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेंबर हैं स्वराज इंडिया के, उनके बाद सरदार परमजीत सिंह जी हैं, ये भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, के अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया हरियाणा के। योगेंद्र यादव जी अध्यक्ष स्वराज इंडिया, और साथ में हमारा संगठनों का उसके नेशनल वर्किंग मेंबर हैं। साथ में मेरे सज्जन सिंह जी हैं जो जमहूरी किसान सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। आप शॉर्ट नोटिस पे, और वो भी संडे के दिन, यहाँ आए उस सवाल को कवर करने के लिए जो इस देश का इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, ज्वलंत सवाल है। इस वक्त पूरे देश में किसान आंदोलन एक नए उभार पर है। जब मैंने कहा पूरे देश में, तो आपको शायद थोड़ा चौंके होंगे कि नहीं ज़्यादा पंजाब हरियाणा में है, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत उसी सच्चाई से करना चाहता हूं। 20 सितंबर को संसद ने जो 3 कानून पास किए, उसके खिलाफ 25 सितंबर को 4 दिन के अंदर अंदर पूरे देश में जिस तरह का विरोध हुआ, वो ऐतिहासिक है। किसान आंदोलन आमतौर पे, मेरे साथी भी बैठे हैं, किसान आंदोलन आमतौर पे अपनी प्लानिंग महीनों के हिसाब से किया करते हैं कि अच्छा ये चीज़ गड़बड़ है, चलो 2 महीने बाद कुछ करेंगे, क्योंकि इतना टाइम लगता है किसानों को इकट्ठा होने पे। पहली बार हिस्ट्री में किसी कानून के बनने के 5 दिन के अंदर अंदर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ है। पहली बार ये प्रोटेस्ट एक दिन एक साथ पूरे देश में हुआ है। चूंकि ऐसी इमेज बना दी गई कि सिर्फ हरियाणा पंजाब में है, इसलिए मैं तमिलनाडु की मिसाल आपको बता देता हूं। 25 तारीख को हरियाणा पंजाब में जो हुआ वो तो आपने अपनी आंख से देखा। 25 तारीख को तमिलनाडु में 300 जगह प्रोटेस्ट हुआ, और वहां पे चूंकि पुलिस हिरासत में ले रही थी, पंजाब की तरह छोड़ नहीं रही थी, 11,000 किसानों को हिरासत में लिया गया। सिर्फ तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। और जो हम सोचते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ एक इलाके के अंदर हुआ था, कर्नाटका के किसानों ने ना सिर्फ 25 तारीख को बंद किया, उन्होंने 28 तारीख को एक और बंद किया। पूरे के पूरे राज्य को उन्होंने बंद किया। कर्नाटका के जितने, कर्नाटका राज्य रैयत संघ के जितने फैक्शंस हैं, सारे फैक्शन इस बार इकट्ठे हुए 20 साल बाद, और उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र के बारे में अफवाह फैलाई जा रही थी कि नहीं जी, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन तो इस कानूनों के पक्ष में है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, जिसके राजू शेट्टी नेता हैं, उन्होंने एक एक तालुका हेडक्वार्टर पे इस बिल की कॉपियां जलाई हैं उस दिन। इधर की खबरें तो आप देख रहे हो, यूपी के अंदर जो हुआ, हरियाणा में जो हुआ, राजस्थान के नॉर्थ में जो हुआ, पंजाब में जो हुआ, आपके सामने है। उड़ीसा से खबर आ रही है कि वहाँ पे पश्चिमी उड़ीसा के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, त्रिपुरा में प्रोटेस्ट हुए हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके बैनर से हम बात कर रहे हैं, ये देश के 250 के करीब किसान संगठनों का कोऑर्डिनेशन है। हमने कॉल दी थी 25 तारीख को देश भर में प्रतिरोध की, और हमारी जानकारी के हिसाब से कम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिला के देश में 10,000 जगह प्रोटेस्ट हुआ है एक दिन में। इतना मेजर प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है। पंजाब में रेल रोको है, सब कुछ चल रहा है। मैं आपके सामने हरियाणा की बात करने आया, क्योंकि हरियाणा में यह आंदोलन अब अगले पड़ाव पे जा रहा है, और उस अगले पड़ाव का जिक्र मैं आपके सामने करने आया हूं। हरियाणा में आपने देखा 10 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ,
सारे किसान संगठन, चाहे किसी भी तरफ से थे, समर्थन में थे, नहीं थे, सब ने अपने बाड़े तोड़ के कहा हम इसकी निंदा करते हैं। 20 तारीख को उसके खिलाफ फिर हरियाणा में प्रोटेस्ट हुआ, 25 को हरियाणा भर में प्रोटेस्ट हुआ, और अब ये प्रोटेस्ट एक कदम आगे बढ़ रहा है। और वो आगे इस तरह से बढ़ रहा है कि 6 तारीख को, आज हो गई है 4, यानी कि परसों सिरसा में हरियाणा भर के किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होके हरियाणा भर के किसान संगठन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल क्या हैं, वो हमारे साथी राजीव गोदारा भाई पढ़ के बताएंगे, क्योंकि 10 सवाल हम उप मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी से क्यों, मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री अपने आप को किसान हितैषी होने का दावा करते हैं। लोकसभा में सर छोटू राम के डायलॉग पढ़ के सुनाते हैं। चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और उनके राजनीतिक वारिस होने का दावा करते हैं। इसलिए हरियाणा का किसान, जो याद है जिसे कि दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी को किसान विरोधी बता के वोट लिए थे, उसके बाद बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं, इसलिए हरियाणा के हर गांव में, हर नुक्कड़ पे उनकी चर्चा है। और लोग पूछ रहे हैं, भाई अब तो अकाली भी हट लिए, अब तुम क्या कर रहे हो? तो मैं आपको सिर्फ वो जनरल सवाल बता दूं जो देश भर का किसान पूछ रहा है, जो हरियाणा का किसान भी पूछ रहा है, लेकिन वो 10 सवाल जो कि दुष्यंत चौटाला जी से हरियाणा का किसान परसों पूछेगा, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो राजीव भाई रखेंगे। देश भर का किसान इन 3 कानूनों के बारे में बड़े साधारण से सवाल पूछ रहा है कि जी अगर ये इतनी बड़ी सौगात थी जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो सौगात लेके आए हैं, तो साहब अगर इतनी अच्छी सौगात थी तो पिछले 20, 30, 40 साल से किसी भी किसान आंदोलन, किसी भी किसान संगठन ने इसकी मांग क्यों नहीं की थी? अगर इतनी अच्छी चीज होती तो हम मांग रहे होते ना, जी दे दो आप ये सौगात दे दो। आज तक एक किसान संगठन का नाम बता दो आप जिसने इसकी मांग की हो। चलो मांग आपने नहीं की, मानी। आप मुझे केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं, आप मुझे एक किसान संगठन का नाम बता दो जिससे आपने राय मशवरा किया हो ये कानून बनाने से पहले। भाई अगर मेरे को जर्नलिस्ट लोगों को कोई गिफ्ट देनी हो तो मैं जर्नलिस्ट लोगों की एसोसिएशन को बुलाऊंगा ना, जी आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, आप आइए बताइए क्या दिक्कत है। एक किसान संगठन से बात हुई है ऑर्डिनेंस बनाने से पहले या ऑर्डिनेंस बनाने के बाद भी? संसद में कानून तो 3 महीने के बाद आया ना, 3 महीने में भी आपने चर्चा नहीं की, एक किसान संगठन से चर्चा नहीं की। चलो हमें छोड़ दो, बाकियों को आप छोड़ दो। आप ये बताओ, आपने क्या आरएसएस के किसान संगठन से चर्चा की? क्या आपने अकालियों से चर्चा की? एक भी किसान संगठन से चर्चा नहीं की। चलो चर्चा की बात छोड़ दो, आज देश का एक भी किसान संगठन आपके साथ खड़ा क्यों नहीं है? खुद संघ परिवार का भारतीय किसान संघ, जो कि आरएसएस का संगठन है, खुद वो आपके साथ खड़ा क्यों नहीं है आज? वो भी कह रहा है नहीं जी, जिस तरह से पास किया गया गलत था, इस बिल को कमेटी के पास भेजना चाहिए था। वो भी नहीं खड़ा है। एक भी संगठन इसके साथ खड़ा क्यों नहीं? सरकार कहती है कांग्रेस चला रही है। आप पत्रकार हैं, आपको मैं ज्यादा क्या बताऊं। मैं तो घूमा, कर्नाटका में गया हूं, हरियाणा घूमा, पंजाब भी गया, मुझे एक जगह कांग्रेस का झंडा बैनर दिखाई न दिया हो। आपको दिया हो तो बता देना। दूसरा मैं कहता हूं जी, अगर कांग्रेस की इतनी स्ट्रेंथ थी कि देश भर में किसानों को कांग्रेस खड़ा कर सकती है, तो बेचारे 50 सीट लेके लोकसभा में ना बैठे होते, वो इस टाइम पावर में होते, अगर इतनी कैपेसिटी थी उनके पास। तो कांग्रेस ये नाम बीजेपी लेना चाहती है। कांग्रेस का नाम किसान नहीं ले रहा,
बीजेपी ले रही है, क्योंकि कांग्रेस को जिंदा रखना उनके अपने जिंदा रहने की शर्त है। सवाल कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं है, सवाल सत्ता बनाम किसान का इस वक्त है। आज पूरे देश का किसान इसके खिलाफ खड़ा है। 3 कानून हैं, तीनों के बारे में किसान के मन में गहरा संदेह है। और कुल मिला के, अलग अलग की बात राजीव भाई करेंगे, लेकिन कुल मिला के संदेह में बिल्कुल मोटी बात कह देता हूं। आज किसान को यह महसूस होता है कि 60 साल में मेरे सर पे एक छप्पर आया है। कम से कम हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को लगता है कि मेरे सर पे एक छप्पर सा है, छप्पर टूटा हुआ है, लीक भी करता है, बहुत अच्छा नहीं है। वो चाहता है कि छप्पर को इंप्रूव किया जाए, और ये सरकार आके कहती है कि देख तेरे सर के ऊपर छप्पर तो बड़ा लीक करता है, टूटा हुआ है, ऐसा करते हैं छप्पर ही हटा देते हैं, तेरे को आकाश में तारे दिखाई देंगे, नीला आकाश दिखाई देगा, किसान को आज़ादी। किसान हाथ जोड़ के कह रहा है ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। ये है हकीकत। आज किसान को जो छोटी मोटी व्यवस्था है वो व्यवस्था भी तोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए कोरोना वायरस के बावजूद, महामारी के बावजूद, तमाम तरह के हेल्थ हैजर्ड के बावजूद मजबूर है किसान सड़क पे आने को और सड़क पे आके अपनी आवाज़ बुलंद करने को। इसलिए हरियाणा का किसान भी आज यहाँ पे खड़ा हुआ है, और आप देखेंगे कि इस आंदोलन में पहला विकेट तो पंजाब के किसानों ने लिया है पहले ही ओवर में, लेकिन दूसरा विकेट हरियाणा का किसान निकाल के दिखाएगा। अब हरियाणा के किसान भी बॉलिंग सीख रहा है, तो 6 तारीख को सरसा में होंगे, और आपके माध्यम से मैं पूरे हरियाणा की जनता के पास ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी किसान अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में चिंतित है, ये चाहता है कि आज की जो उसको है उसे बचा सके, उसे बेहतर बना सके, उसके बारे में चिंतित है, वो सब आएं और आके सवाल पूछें उप मुख्यमंत्री से। जब उप मुख्यमंत्री जी से कहा गया कि ऐसे किसान आ रहे हैं 6 तारीख को, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी अच्छी बात है, किसान आ रहे हैं, मैं स्वागत करूंगा, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को न्योता देना चाहता हूं कि जी पक्की बात है, अब किसान आ रहे हैं 6 तारीख को, और सवाल हम आपसे पब्लिक में पहले पूछ रहे हैं, उस टाइम कोई सरप्राइज नहीं करेंगे। ये 10 सवाल हैं, आप आके किसानों के सामने उसका जवाब दो। आप जवाब देते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपके पास जवाब नहीं है तो दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा दो। आपको चुनना पड़ेगा, किसान या कुर्सी, दोनों नहीं चलेगा। आप या तो किसान के साथ हो लो या कुर्सी के साथ हो लो। अब चुनने की घड़ी आ गई है। 6 तारीख को इसका फैसला होगा, और आपके माध्यम से मैं उप मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो उन्हीं के घर जा रहे हैं, उनको मैं कोई रेवाड़ी नारनौल नहीं बुला रहा, सिरसा ही बुला रहा हूं उनके अपने घर में। अपने घर में आए, अपने घर में अपने किसानों के सामने आके इन 10 सवालों का जवाब दीजिए। धन्यवाद राजीव भाई। उसके लिए काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पंजाब की तरफ से भी और मनदीप नथवान की तरफ से भी कि इस समय किसान की जो एजिटेशन है उसको छोटा मत लीजिए, बहुत गंभीर मसला है, और हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हो गया है। हम हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को अपील करते हैं कि आप इसके साथ जुड़िए। ये बहुत गंभीर मसला है। जब मैं अपने गांव की निगाह मारता हूं तो मुझे 90% लोग खेती से जुड़े हुए मिलते हैं। 90% गांव का तरखान, लोहार, कोई भी काम करने वाला धंधा, खेत मजदूर है, छोटा दुकानदार है, सभी लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको लार्ज स्केल में देखना हो। काफ़ी बातें हो गई हैं, कर रहे हैं। मैं बस इतना एश्योर कराना चाहता हूँ कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पंजाब ने क्रांति का दौर शुरू किया है, लड़ाई शुरू कर दी है, बाकी आगे देश ने संभालना है। आप लोगों का सहयोग चाहिए उसके लिए। जैसा राजीव भाई ने बताया, मैंने अपना पहले भी कहा था, क्योंकि अगर दुष्यंत चौटाला जी अपने आप को चौधरी देवीलाल का वारिस बताना बंद कर दें, कह दें भाई कि बीजेपी वालों की तरह मैं भी व्यापारी हितों का व्यक्ति हूं, वहां से आया हूं,
वो मंच से घोषणा कर दें हम उनका घेराव नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इस देश में एक भी किसान नेता, एक भी किसान संगठन आज खड़ा नहीं है इन 3 कानूनों के साथ। देवीलाल के वारिस होने का दावा करने वाले, देखिए मेरी इनकी पार्टी की राजनीति से कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही इनेलो की राजनीति से कोई सहानुभूति है, लेकिन हरियाणा के किसान को चौधरी देवीलाल का नाम सुन के श्रद्धा उसके मन में आती है। चूंकि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का दावा करते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं वो ये दावा वापस ले लें, कल छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फिर चीफ मिनिस्टर के घर ही जाएं। एमएसपी को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, खासकर इन कानूनों की बात करें तो सबसे बड़ा डर किसानों को अगर है तो ये कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। और भूषण चौटाला ने ही संदर्भ में कहा कि जैसे उन्हें लगेगा या एमएसपी खत्म सरकार करेगी तो सरकार को छोड़ देंगे, इस्तीफा भी दे देंगे। तो एमएसपी को लेकर सर प्रधानमंत्री भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, संगठन की ओर से, सरकार की ओर से, वो बात क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, विशेषज्ञ के रूप में आप क्या कहते हैं, कानूनों से क्या एमएसपी वापस खत्म हो रहा है? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। परसों की खबर है कि मेवात के किसान मंडी में बाजरा लेके पहुंचे और उनको बैरंग लौटा दिया गया, ठीक है। अब ऐसे में, और ये प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी खबर आ रही है, ठीक है, ऐसे में मानिए आप किसान हैं, आप अपनी फसल बेचना चाहते हैं और वहां सरकारी अफसर कहता है ना जी, न वापस जाओ, क्या आप उनको प्रधानमंत्री का यूट्यूब दिखाओगे कि ये यूट्यूब में बोला था प्रधानमंत्री जी ने? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लोकसभा में भाषण दिया था, वो कहे जी बहुत अच्छे भाषण है, सरकार भाषणों से नहीं चलती, सरकार सर्कुलर, ऑर्डर, अधिनियम से चलती है। मुझे आप बताइए किस क्लॉज, किस सेक्शन के तहत यह काम करना चाहिए? जैसा राजीव भाई ने कहा, अभी तक हरियाणा सरकार ने इस सीजन की खरीद का आदेश नहीं निकाला है। कह दिया है कि खरीद शुरू करेंगे, आदेश नहीं निकाला है। आदेश नहीं होगा तो कैसे होगा ये चीज? तो सच बात ये है, अगर सरकार ये कहती है कि हाँ इस कानून में कहीं नहीं लिखा कि हम एमएसपी खत्म करेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन एमएसपी पे खतरा भी तो पहली बार आपके कानून से आया है। और ये मैं आपको याद दिला दूं, एमएसपी खत्म होने की बात इस साल मार्च के महीने तक उठ चुकी थी। ये सारा मामला, तो ये किसान को कोई मन में बुरा सपना नहीं आ रहा, अचानक ये कानून देख के सपना आ गया। आपको ध्यान होगा फरवरी मार्च के महीने में हरियाणा का और पंजाब का किसान ऑलरेडी इस सवाल पे मोबिलाइज हो चुका था और किसानों ने मार्च के महीने में मोबिलाइजेशन की डिक्लेरेशन भी कर दी थी। फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, सब मामला वहां पे ठंडा पड़ गया। हकीकत ये है कि ये एमएसपी चली जाने का खतरा, ये जो कह रहे हैं ना, पता नहीं जी किसानों के मन में कैसे आ गई बात, मैं आपको बताता हूं पता नहीं का उत्तर। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, पहला काम उनका क्या था कि राज्य एमएसपी पे बोनस नहीं दे सकते। राज्य सरकार अपनी जेब से देती थी बोनस, केंद्र सरकार ने मना किया। क्यों? क्योंकि अगर बोनस दोगे तो खरीद ज्यादा होगी, खरीद ज्यादा होगी तो हमें पैसा देना पड़ेगा, हमें ज्यादा खरीद करनी पड़ेगी। नंबर 2, 2014 में आते ही शांता कुमार कमेटी बनाई जिसने 2015 में रिपोर्ट दी। कमेटी की रिपोर्ट साफ साफ कहती है एफसीआई खरीद को कम करे, ये टंटा है, इसको खत्म करना चाहिए। सरकार ने आज तक नहीं कहा है कि हमने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, वो रिपोर्ट तलवार की तरह लटकी हुई है किसान के ऊपर। तीसरी बात, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के बोला था कि ये किसान को एमएसपी लागत का 1.5 गुना देना संभव नहीं है, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, लिखा हुआ हलफनामा है सरकार का। नंबर 4, पंजाब और हरियाणा को लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश हैं पिछले साल के कि आप प्रोक्योरमेंट को कम करो, रिटर्न ऑर्डर्स हैं, कोई मतलब किसान को सपना नहीं आ रहा कोई। इस सब के बाद जब आप ये एक्ट लेके आते हो जो कि मंडी को ही चैलेंज कर देता है, तो किसान का डर तो वाजिब है, किसान का डर बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं अगर इस सब के बाद प्रधानमंत्री देश के मुझे आश्वस्त करना चाहते हैं और मैं आश्वस्त होना चाहता हूं, तो प्रधानमंत्री इस बात को इन दोनों कानून में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और एपीएमसी वाला जो एक्ट है, दोनों के अंदर एक एक क्लॉज डाल देना
सिंपल क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट आप जो भी करो, उस जिन्स का, उस फसल का जो भी उस वक्त एमएसपी होगा, उससे नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। और एपीएमसी में चाहे प्राइवेट मंडी हो चाहे सरकारी मंडी हो, इससे नीचे की खरीद फरोख्त नहीं होगी। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मेरी बात माने ना माने, एआईकेएससीसी की बात ना माने, मैं कहता हूं सन 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री ने उस समय के प्रधानमंत्री को सिफारिश की थी, आप वो मान लो जी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। लिखित सिफारिश है उनकी कि एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाना चाहिए। तो हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को मान लो, मेरी बात मत मानो ना, इतना तो कर दें। सर करीबन 3 लाख करोड़ का बजट बैठता है, तो आपको लगता है कि देश के बजट के हिसाब से 3 लाख करोड़ एज इकोनॉमिस्ट पूछ रहा हूँ कि 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, वो भी उस ओवरहेड के ऊपर जिसका नेशनल इनकम में लगभग 17 से 18% पार्ट बचा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, क्योंकि असली खेल यही है, सारा मामला इस पे और कोई चक्कर नहीं है। असली ये है कि भाई जेब से पैसा जाएगा। देश का बजट कितना है? पिछले साल देश का बजट 29 लाख करोड़ के करीब था, इस साल 30 के करीब हो जाएगा, बढ़ के अभी 30-31 लाख करोड़ हो जाएगा। और ऑलरेडी सरकार कोई इस पे 70,000 करोड़ के करीब खर्च कर रही है। मगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर कायदे से एमएसपी का वो किया जाए, जी जी नहीं, वो नहीं, मैं कह रहा हूं अगर सरकार कायदे से एमएसपी किसान को एश्योर करे, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सरकार हर चीज खरीद ले, सरकार टमाटर खरीद के क्या करेगी, है ना? नहीं जी सर, मैं उसको बता रहा हूं, अगर सरकार कायदे से या तो खरीद करे या उसका डिफरेंस पे करे, तो सरकार का बिल, मैं अभी किसी साथी से कह भी रहा था, 1.5-2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप बताइए, जिस देश का बजट 3 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, जिस देश की 45% आबादी डायरेक्टली एग्रीकल्चर में है, इनडायरेक्टली 65% है, जीडीपी का जिसका कंट्रीब्यूशन 17% है, वो आप ठीक बता रहे हो, मैं आबादी देख रहा हूं। सरकार आबादी को सर्व करने के लिए है। सरकार ये तो नहीं कह सकती ना आईटी सेक्टर 20% कर रहा है तो देश के बजट का 20% आईटी को पकड़ा दिया जाए। सरकार जनता की सेवा करने के लिए है। क्या सरकार इस देश के बजट का 10% इस देश की 60% आबादी की सेवा के लिए नहीं लगा सकती? असली सवाल यही है। और मैं तो कहता हूं उस 10% में भी आप आधा बोझ राज्य सरकारों पे डाल दो। आप कहो कि आप 50% दो तो हम 50% देंगे, चलो राज्य सरकारों का भी टेस्ट हो जाएगा। अमरिंदर सिंह बड़ा अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, इनका भी टेस्ट परसों तक हो जाएगा अगर आप ये कर दो तो करो ना। दिक्कत ये है कि ये सब समझते हैं किसान का पेट डायलॉग से भरा जा सकता है। डायलॉग से किसान का पेट नहीं भरता। आंखों में धूल झोंकने का अब खेल खत्म हो गया। अब किसान नेता समझदार है। आपने तो एपीएमसी में बदलाव किया है, मैंने कोशिश की थी समझने की, समझ नहीं पाया। आप बताओ कि जो सेंटर का जो ये चेंजेस नया एक्ट आया है और पंजाब के एपीएमसी में क्या डिफरेंस है, क्या प्राइवेट वाले वो ठीक है या सेंटर वाला ठीक है या दोनों गलत है? अगर दोनों गलत है फिर वो उन्होंने पहले किया क्यों और वो फिर वो आज किसानों के कंधे पे क्यों बैठे हैं? सर पहली बात तो ये कि एपीएमसी एक्ट में गड़बड़ है, ये बात 20 साल से एक्सेप्टेड है। किसान भी कह रहे हैं एपीएमसी एक्ट में इंप्रूवमेंट करो, किसान भी परेशान है, जाके करप्शन होता है वहाँ, इतना सब कुछ होता है, टोटल पॉलिटिशियंस का कब्जा कर रखा है, ये सब चीज़ें, किसान परेशान है। 2003 में एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बना था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान, और सब राज्यों को कहा गया था आप अपना एपीएमसी एक्ट अमेंड करो। कई राज्यों ने थोड़ा बहुत अमेंड किया, हर एक ने अपने अपने अलग तरीके से किया है, तो पंजाब वाली डिटेल थोड़ा राजीव भाई ज़्यादा बताएंगे। हर राज्य ने किया। तो मेरा कहना है कि आप एपीएमसी को इंप्रूव करना चाहते हो तो एपीएमसी एक्ट को अमेंड कर लो ना लोकली। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से एपीएमसी बाईपास एक्ट ये जो आया है, इट इज़ इफेक्टिवली एपीएमसी बाईपास एक्ट, कि आप एपीएमसी को बाईपास कर सकते हो। एपीएमसी बाईपास करने की क्या ज़रूरत है? पंजाब का जो एक्ट है उसके बारे में राजीव भाई बताएंगे। मगर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये नहीं थी, प्राइवेट मंडी करने की इजाज़त हरियाणा में भी है, पहली बार नहीं है, हरियाणा में है इजाज़त। लेकिन जो चीज़ नहीं है वो ये कि प्राइवेट मंडी में जो इस एक्ट के मुताबिक मंडी में खरीद नहीं थी, बाहर खरीद सकते हैं।
हाँ जी, मगर जो फ़र्क था वो ये नहीं, असली फ़र्क ये है जी कि सरकारी मंडी में जो टैक्स लगेगा वो प्राइवेट में भी लगेगा। वो तो हो गया सर, 1% कर दिया सरकार ने। नहीं, वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ 6% लगता था ना, और वो 0.5 मंडी हरियाणा सरकार ने कर दिया जी, हरियाणा सरकार ने कर दिया, पर मैं कह रहा हूँ इसका नेशनल इफेक्ट आप देखो। ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने क्या किया है, देखो पहले भी सरकारी मंडी थी, ठीक है, अब सामने प्राइवेट मंडी हो जाएगी, दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। मगर ये कंपटीशन नहीं है, एक में टैक्स लगेगा दूसरे में टैक्स नहीं लगेगा। अब घटा के 1% कर दिया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वही जो राजीव भाई सारी बातें कह रहे थे। ये जो एक मंडी में टैक्स लगेगा दूसरे में नहीं लगेगा, ये प्रोविजन पहले नहीं था, ये इससे आया है। ये तो कंपटीशन नहीं है, ये अनइवन कंपटीशन है। ये ऐसा कंपटीशन है जो एपीएमसी को ख़त्म कर देगा। 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल के अंदर एपीएमसी बैठ जाएगी। और हमारा सारे सेक्टर्स का एक्सपीरियंस है, जैसे ही ये किया जाता है तो सरकारी सिस्टम चुपचाप टेबल के अंदर से प्राइवेट की मदद करना शुरू कर देता है। साल 2 साल 3 साल में लोग झक खा के भाई तंग आ गए, छोड़ अब इससे भला टाल, प्राइवेट की तरफ चले जाते हैं। ये होने वाला है। ये खतरा पहली बार आया है। पंजाब का एक्ट और हरियाणा का एक्ट जो पहले था उसमें ये खतरा नहीं था। राजीव भाई, इसमें पंजाब वाले में क्लियर। पंजाब वाले में कुछ ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है कि प्राइवेट मंडी बनाने की बात ही थी, इससे ज़्यादा तो कोई बात थी नहीं। और प्राइवेट मंडी में पूरे नियम कानून वो एपीएमसी के ही लागू होते हैं, कोई दूसरा कानून लागू नहीं होता है। वहाँ टैक्स दिया जाएगा, वहाँ उसी शहर के वही आड़ती आगे बोली करेंगे, वो व्यापारी जो होंगे वही सब होगा। अभी जो हो रहा है वो तो ये होगा कि आपको मंडी जाना नहीं है, आपके फार्म हाउस पे वो ले सकेंगे और कोई टैक्स देना नहीं है। तो उनके पास जो खुली छूट होगी। और आपके फार्म हाउस का जब आपने कर लिया तो किसान की दिक्कत क्या होती है। अभी सरकार को आपने कहा, मेरे मन में तो सवाल ये भी जो आपने कहा, सरकार ने खरीददार जो टैक्स देता था वो घटा दिया, इसी आंदोलन के बाद घटा दिया। परंतु किसान को ये तो नहीं कहा कि आप जो खरीद केंद्र बनाते हैं, जो कनक के समय बनाए थे और फिर बनाएंगे, वहाँ ठीक से खरीद हो पाएगी, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता है वो कम कर देंगे। किसान को तो ये नहीं कहा। आपने जो किया वो खरीदारों के लिए कर दिया, परंतु उनको फायदा होगा और मंडी बोर्ड को नुकसान होगा, परंतु किसान को वो फायदा नहीं हुआ। परंतु मंडी में जब जाएगा, वो प्राइवेट होगी कि यह सरकारी मंडी होगी कि प्रिंसिपल मार्केट यार्ड होगा कि सब मार्केट यार्ड होगा, वहाँ व्यापारी आके बोली देंगे और खरीदेंगे। ये जो नया कानून है इसमें बोली जैसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना। और किसान को जब ये लगेगा कि मेरे लिए मंडी ले जाना मुश्किल है, मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन लगती है, तो किसी व्यापारी को कहेगा तो यहीं ले ले भैया, जो दे देता है मुझे ठीक है। 3 दिन मंडी में फसल बिकते नहीं है। आपने सरसों और कनक का हरियाणा का देखा, हमने रोज प्रेस नोट जारी किया था, हर रोज देखा था आंकड़ा। किसानों को फसल बिक नहीं रही है, खरीदारी नहीं हो रही है, उठान नहीं हो रहा है, तुलाई नहीं हो रही है। वो परेशान किसान फिर उस प्राइवेट व्यापारी को बेच देगा इस कानून के तहत, तो उससे पूरी व्यवस्था बैठ जाएगी। और जैसे कि योगेंद्र जी ने कहा, आपने एपीएमसी की जो व्यवस्था को सुधारना था वो नहीं सुधारा, इसलिए आपने सुनिश्चित नहीं किया कि बारदाना समय पे मिल जाएगा, तुलाई समय पे हो जाएगी, किसानों के लिए इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि वो सबका रजिस्ट्रेशन होकर उसी दिन बिक जाएगा। आपने वो सब तो नहीं किया। और आपने, मैं तो ये कहता हूं कि एपीएमसी की पूरी व्यवस्था में को कमजोर करते हुए आपने एक माहौल गढ़ दिया कि इसमें देखिए कितनी गड़बड़ होती है। और आपने कहा कि वहां तो व्यापारी समूह बना लेते हैं, समूह बनाकर रेट नहीं बढ़ने देते हैं। भाई यहाँ तो आज इंडिया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से। साथियों, जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि हम ये सवाल दुष्यंत चौटाला से इसलिए पूछ रहे हैं कि आज तक की राजनीतिक इतिहास में हरियाणा में राजीव भाई थोड़ा सा सेंटर, किसानों को कभी भी बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं रही। वो किसान हक में कोई फैसले करेगी ऐसा उम्मीद किसी ने किया नहीं। परंतु देवीलाल के वंशज होने के नाते, और उन्होंने दावा किया और वो बार बार याद दिलाते थे कि मैं तो ट्रैक्टर लेके संसद में चला गया था, उस ट्रैक्टर ले जाने का